चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं। इसका टॉपिक सेकंड टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो अब इस प्रमेय को समझने से पहले हमें दो संख्याओं के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि वो इसी पर आधारित है। और वो संख्याएं हैं, पहली संख्या है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स, एंड सेकेंड इज अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के बारे में, ऐसे नंबर्स जो केवल 1 या फिर खुद से इटसेल्फ डिवाइड होते हैं, उन्हें हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और ऐसी संख्याएं एक से बड़ी ही होती हैं। तो जो अभाज्य संख्याएं हैं वो शुरू ऐसे होंगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। यानी ऐसे अनंत हमें संख्याएं मिलेंगी जो अभाज्य संख्याएं होंगी, यानी प्राइम नंबर्स होंगे, जिनके फैक्टर गुणनखंड केवल या तो 1 होगा या वो नंबर खुद होगा। यानी अगर हम 2 की बात करें तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 into 1। अब इसमें दो फैक्टर्स मिल रहे हैं, एक 2 है और एक 1 है। इन द सेम वे 3 को हम लिख सकते हैं 3 into 1। इसमें भी दो फैक्टर है 3 और 1, इसके अलावा वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। 5, इट इज रिटन एज 5 into 1, तो 5 और 1 के अलावा वो किसी से डिवाइड नहीं होगा। 7 है, 7 के भी ऐसे दो ही फैक्टर मिलेंगे, 7 और 1, इसके अलावा वो किसी से डिवाइड नहीं होगा। इस प्रकार सारे प्राइम नंबर्स या तो वो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। अब बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर्स या भाज्य संख्याओं की। तो आप सीधे कह सकते हैं कि जो अभाज्य संख्याएं नहीं है वो भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। इसमें भी एक को हम लोग छोड़ देते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हमें कौन सी भाज्य संख्या मिलती है। तो 2, 3 के बाद 4 यहाँ नहीं आया था, तो 4 को हम लोग देख सकते हैं ये भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 को हम लोग 2 into 2 लिख सकते हैं। यानी अब ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 4 से भी डिवाइड हो सकता है। तो आप इसको 2 into 2 भी लिख सकते हैं, 1 into 4 भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 4 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। इसी प्रकार 6 ले ले, तो 6 के अगर हम डिवाइजर्स की बात करें तो 1 से डिवाइड होता है ये, 2 से डिवाइड होता है ये, 3 से डिवाइड होता है ये, और 6 खुद से डिवाइड होगा। तो इसके डिवाइजर्स अब हमें 2 से ज्यादा मिलने लग गए। 1 और 6 तो है ही, उसके अलावा ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि 10 के बारे में देखें तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा और 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि भाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जिनमें 1 और उस नंबर को छोड़कर कम से कम एक प्राइम डिवाइजर अवश्य मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो इन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब बात करते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये है क्या। तो ये शुरू होती है भाज्य संख्याओं के स्टेटमेंट से। तो इस पर देखें इसकी मीनिंग क्या है। इस थ्योरम के अनुसार किसी भी भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में अद्वितीय रूप से यानी यूनिक तरीके से लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि अभी हमने एक उदाहरण 6 लिया था। तो 6 को अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। ये तरीका हम लोगों ने छोटी क्लासेस में सीखा है। तो इस तरह से हमने फैक्टर कर लिया। अब 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3। तो अब 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 और 3, इसके अलावा आप किसी और प्राइम से इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। केवल 2 और 3 इन्हीं से ये डिवाइड किया सकता है। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक हो गया, यानी अद्वितीय होगा। तो इसके अलावा किसी और रूप में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकते। अब आगे बात करते हैं, 10 ले लेते हैं। 10 को अगर फैक्टराइज करें तो 2 into 5 आता है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 मिलेंगे, इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो इसको डिवाइड कर रहा हो। 12 ले लीजिए, तो 12 को हम लोग 2 into 2 into 3 लिख सकते हैं, और इट कैन बी रिटन एज 2 square into 3। तो हम प्राइम की पावर्स के फॉर्म में भी कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं।
तो इस प्रकार हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करके किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की पावर के मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब और उदाहरण ले लेते हैं और एक बड़ा नंबर लेते हैं, सपोज 420। फैक्टराइज कर लेते हैं इसको, तो 2 से डिवाइड करिए 1 0, फिर 2 से फिर से डिवाइड हो जाएगा ये 0 5 3 5 से ले लेते हैं 7। अब हम लिख सकते हैं 420 इक्वल्स टू 2 1 2 दो बार आया तो 2 स्क्वायर इंटू 3 एक बार है, 5 एक बार है, 7 एक बार है। तो इस तरह से हम इस थ्योरम का यूज करके किसी भी कंपोजिट नंबर का पहले फैक्टर फाइंड करेंगे, फिर उसके जितने रिपीटेड फैक्टर्स उनको पावर के फॉर्म में लिख लेंगे, जो सिंगल फैक्टर्स हैं उनको अलग से लिख देंगे। तो ये हो गया कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूज करके किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की पावर और प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। वृक्ष, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि ट्री और वृक्ष जो भी यहां पर लिखा हुआ है, तो इसमें कई शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस होती हैं। तो इस तरह से हम लोग फैक्टर ट्री बनाने जा रहे हैं किसी भी कंपोजिट नंबर का। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, पहले तो हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा और फिर ट्री यानी ब्रांच के रूप में कैसे बनाएंगे उसको उस उदाहरण से देखते हैं। तो एक उदाहरण हम ले रहे हैं 20 कंपोजिट नंबर है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं। अब ट्री बनाने के लिए क्या करेंगे कि एक बॉक्स बना देते हैं। पहले इस बॉक्स में लिखेंगे 20, जो फैक्ट नंबर दिया गया था वो। अब इसमें 2 ब्रांच आएंगी, फिर से एक बॉक्स यहां पर। सबसे पहले हमने 2 सेट्स को डिवाइड किया था, तो यहां पर लिखेंगे 2, और फिर 2 से डिवाइड करने के बाद 20 को 10 मिला था, तो यहां पर लिख देंगे 10। अब फिर 10 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 ब्रांच यहां से बन जाएगी, एक बॉक्स इधर बनेगा, एक बॉक्स इधर बनेगा। इस बॉक्स में लिखेंगे हम 5 2, क्योंकि 2 से डिवाइड किया था, और फिर बचा क्या था, यहाँ पे 5 आया था ये। अब 5 लास्ट आ रहा है, तो 5 जहां पर भी हमें लास्ट फैक्टर मिल जाएगा उसके आगे हम ब्रांच नहीं बनाते हैं, तो ये हमारा लास्ट बॉक्स होगा। तो अब आप देख सकते हैं यहां से कि हम प्राइम फैक्टर को ऐसे भी देख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। और इस फैक्टर ट्री से हम बहुत सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं कि जैसे अगर यहाँ पर नंबर 10 मिसिंग हो तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर 10 आएगा। और कैसे कर सकते हैं, 2 को 20 से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट है, कोशेंट है, वो यहाँ लिखा जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि किसी भी बॉक्स से लगी हुई दोनों ब्रांच का प्रोडक्ट उस बॉक्स में लिखा जाता है। तो 2 इंटू 10 20, 2 इंटू 5 10। तो इस तरह से हम फैक्टर ट्री बना सकते हैं। और उदाहरण ले लेते हैं, अभी हमने 420 का एग्जाम्पल दिया था आपको, तो 420 को फिर से फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये आ गया। अब इसको बॉक्स कैसे बनाएंगे यहां पर फिर से देखते हैं, थोड़ा बड़ा बनेगा यहां पर ट्री। पहले 420 लिखा हमने, फिर इसमें 2 ब्रांचेस बनाई, एक बॉक्स में 2 और दूसरे बॉक्स में जो कोशेंट आया था 210। फिर 210 को 2 से डिवाइड किया है, यहां पर 2 ब्रांच बन जाएंगी। इस ब्रांच पर 2 लिखा जाएगा क्योंकि 2 से डिवाइड किया था। रिजल्ट क्या आया था 105। अब 105 को 3 से डिवाइड किया है, तो फिर 2 ब्रांच यहां से आएंगी। देखते हैं इस तरह से ब्रांचेस बढ़ती जा रही है ट्री की। तो 3 से डिवाइड किया, रिजल्ट 35 लिख दिया, और फिर से 2 ब्रांच बनेगी क्योंकि 35 को फर्दर डिवाइड किया गया है 5 से, और जो रिजल्ट आया था कोशेंट वो आ गया 7। तो ये हमारा फैक्टर ट्री बन गया। तो इस तरह से हम किसी भी दिए गए कंपोजिट नंबर का फैक्टर ट्री डायग्राम बना सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, फैक्टराइजेशन करना है और उसके बाद ब्रांचेस को बनाते हुए चले जाना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का जो एप्लीकेशन है, प्रयोग है, वो क्या है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय द्वारा हम धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण से इसको समझते हैं। 2 संख्याएं हम लेते हैं, एक 96 ले लेते हैं और दूसरी संख्या ले लेते हैं
404। अब अगर हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम इस प्रमेय के आधार पर ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे कि इस प्रमेय को लगाने के लिए हमें पहले तो फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो इसको हम पहले फैक्टराइज करते हैं 96 को। तो इसका जो फैक्टर है वो इस तरह से कर सकते हैं, डिवाइड करते जाइए जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है, और ये यहां पर एंड हो गया। तो 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 इंटू 3, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। फिर 404 ले लेते हैं, इसका फैक्टर कर देते हैं। अब ये यहां पर 101 ही आएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है। तो अब इस 404 को हम लिख सकते हैं 2 1 2 दो बार आया तो 2 स्क्वायर इंटू 101 एक बार आया। अब हमें इसका एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको क्या करने का तरीका ये होगा कि हम पहले दोनों के प्राइम फैक्टर्स को ध्यान से देखें और जो उसमें कॉमन है पहले उसको मार्क कर लेते हैं। तो कॉमन हमें यानी जो उभयनिष्ठ है वो जो दोनों में है वो दिखाई पड़ रहा है 2। यहां 2 की पावर 5 है, यहां पर 2 स्क्वायर है, 2 प्राइम फैक्टर है, पावर दोनों में अलग अलग। तो हम एचसीएफ यानी एच का मतलब हाईएस्ट यानी सबसे बड़ी होता है, लेकिन जब एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो कॉमन फैक्टर की जो सबसे छोटी पावर है लीस्ट उसे लिया जाता है। तो एचसीएफ यहां पर अगर हम लेंगे तो 2 स्क्वायर लेंगे, 2 की पावर 5 नहीं। तो एच हाईएस्ट में उल्टा है, मिनिमम पावर ली जाती है। तो 2 स्क्वायर। अब और देखते हैं आगे, तो 3 यहां पर है, यहां नहीं है, 101 यहां है, यहां पर नहीं है, इसका मतलब दोनों कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ में कॉमन होना मस्ट है और उसकी लीस्ट यानी कम वाली पावर ली जाती है। तो 2 स्क्वायर को सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 4। एलसीएम पर आ जाते हैं। एलसीएम में लीस्ट लिखा है लेकिन इसमें उल्टा लेना है, अधिकतम बड़ी पावर लेनी है। तो 2 कॉमन है, उसमें बड़ी पावर क्या है 5, तो 2 की पावर 5 लिख दिया। इसमें और भी ध्यान रखना है, इसके अलावा जितने फैक्टर्स हैं वो सब लेने हैं, कॉमन हो या ना हो। तो 3 यहां से ले लिया, यहां से 101 ले लिया, सारे फैक्टर्स हो गए। कॉमन वाले की सबसे बड़ी पावर, जो कॉमन नहीं है उनको जितनी पावर या जैसे लिखे हैं वैसे ही लिख लेना है। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा 9696। इसका मतलब एलसीएम 96 और 404 का 9696 है और जो एचसीएफ है वो 4 आ रहा है। अच्छा, यहां से एक रिजल्ट और मिलता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जरा करके देख लेते हैं। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 इंटू 9696 ये है। अब अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा कि 4 आ गया और 0 मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमें मिलेगा 8 7 3 8 यानी 38,784। अब अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें 96 को और 404 को तो भी हमें रिजल्ट यही मिलेगा 38,784। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ का और एलसीएम का गुणनफल दोनों नंबर्स के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम एक कंक्लूजन यानी एक रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर दो नंबर हमें ए और बी दे दिए जाएं तो एचसीएफ ए बी इंटू एलसीएम ए बी इक्वल्स टू ए इंटू बी। इस रिजल्ट का हम यूज कर सकते हैं बहुत तरीके से। कैसे कि अगर हमें इन 4 चीजों में से कोई भी 3 चीजें दी गई हो तो हम चौथी चीज फाइंड कर सकते हैं कि अगर एचसीएफ और ए और बी दिया है तो हम एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, एलसीएम ए और बी दिया है तो एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, और अगर हमें एचसीएफ एलसीएम और ए दिया है तो दूसरी संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस समीकरण का प्रयोग, इस इक्वेशन का प्रयोग हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करेंगे।
इस इक्वेशन का यूज अब हम इसी क्वेश्चन में करने जा रहे हैं और इसमें लिखा क्या है, 96 तथा 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी सहायता से इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी एचसीएफ की हेल्प से हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले तो इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे और इसके पहले हम लोग ज्ञात भी कर चुके थे, तो यहां पर हम दोबारा से नहीं करेंगे। तो एचसीएफ 96404, ये वहां पर 4 आया था, इसके पहले वाले में हम कर चुके, इसलिए दोबारा से नहीं कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा में अगर आता है, एग्जाम में आता है तो आपको फिर से करना पड़ेगा। तो एचसीएफ 4 आ गया। अब हम यहां पर इस समीकरण का यूज करने जा रहे हैं कि एचसीएफ 96404 इंटू एलसीएम 96,404 इक्वल्स टू 96 इंटू 404, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। अब यहां से हमें एलसीएम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि इस एचसीएफ को राइट साइड में डिवीजन के फॉर्म में लिख दूंगा। तो एचसीएफ 96404, और चूंकि एचसीएफ की वैल्यू हमें पता है तो इसका मान यहां पर रख लेते हैं। तो एचसीएफ 4। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो जो हमें परिणाम या रिजल्ट मिलता है वो 9696C आएगा, और इसके पहले वाले प्रश्न में हम लोग ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन से ज्ञात कर चुके थे कि इसका एलसीएम 9696 आएगा। तो इस तरह से भी हम लोग 9696 एलसीएम इन दोनों संख्याओं का ज्ञात कर सकते हैं। एनसीईआरटी की प्रश्नावली 1.2 पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सारे पार्ट दिए गए हैं, तो हम इसमें फर्स्ट पार्ट लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, 140 का पहले फैक्टराइजेशन करूंगा। तो फैक्टराइजेशन 140 का अगर हम करेंगे तो 2 फिर 7 1। अब इसको लिख सकते हैं हम 140 इक्वल्स टू 2 1 2, तो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमने लिख दिया 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में, हमने इसको व्यक्त कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। सेकेंड पार्ट पर आते हैं, 156 फैक्टराइजेशन करते हैं इसका। 2 फिर से 2 3 एंड लास्ट 13। तो 156 को लिखेंगे हम 156 इक्वल्स टू 2 दो बार आया है तो 2 स्क्वायर इंटू 3 एक बार है इंटू 13। थर्ड पार्ट 3825, इसका फैक्टराइजेशन हम करते हैं। तो 3 से डिवाइड होगा ये, तो हमें रिजल्ट मिला 1275। फिर से 3 से डिविजिबल है ये 425। 5 से डिविजिबल है ये, अभी भी 5 से डिविजिबल है ये 17 लास्ट में आ जाता है। तो हम लिखेंगे 3825 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। 3 दो बार इसलिए 3 स्क्वायर, 5 भी दो बार 5 का स्क्वायर, 17 एक बार तो 17 एक बार लिख दिया। फोर्थ पार्ट 5005, 5 से डिविजिबल है ये। अब इसके बाद ये जो संख्या है वो 5 के बाद जो प्राइम नंबर है वो नेक्स्ट नंबर पड़ेगा 7। तो हम 7 से देख लेते हैं। तो 7 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा 7 1 जाएगा, फिर 4 और फिर ये 3 143। अब 7 से नहीं डिवाइड होगा। तो अब 7 के आगे के प्राइम नंबर्स अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर पड़ेगा वो 11 पड़ेगा, क्योंकि 8 9 10 ये प्राइम नंबर्स नहीं है। तो 11 से देख लेते हैं डिवीजन करके, तो 1 और ये 3 13 अपने आप में प्राइम है, इसलिए इसको लिख लेंगे 5005 इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। और लास्ट पार्ट देखते हैं यहां पर फिफ्थ 7429। इस नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम बहुत शुरू से प्राइम नंबर्स अगर चेक करते जाएंगे तो ये देखेंगे कि ये डिवाइड होगा 17 से जाकर के, और यहां रिजल्ट मिलेगा 4 3 17। फिर इसके बाद 17 से ये फिर डिवाइड नहीं होगा, तो अगला जो प्राइम है वो 19 है। 19 से चेक कर लेते हैं, तो 19 से ये डिवाइड हो जाएगा 2 और ये आ गया 3 23।
तो 23 खुद में एक प्राइम है, तो अब हम लिख सकते हैं 7429 इक्वल्स टू 17 इंटू 19 इंटू 23। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने प्राइम फैक्टर्स कर दिए इन दिए हुए नंबर्स के। आप बॉक्स में ये लिखा हुआ है, ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर कि सारे पार्ट्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। तो निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का ये पार्ट यहां पर कंप्लीट होता है। दूसरा क्वेश्चन, पूर्णांकों के निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो पहला पार्ट है 26 और 91। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। 26 के अगर हम लोग फैक्टर लिखें तो 2 से डिवाइड हो जाएगा इंटू 13, क्योंकि 13 प्राइम फैक्टर आ जाएगा, प्राइम नंबर आ जाएगा। 91 को अगर करें तो आपको पता है 7 से डिवाइड होगा पहले, फिर 13 रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पर एचसीएफ की बात करते हैं, तो एचसीएफ 2691 इक्वल्स टू, तो 2 13 और यहाँ 7 और 13, तो देख सकते हैं आप कि 13 दोनों में कॉमन है। क्योंकि पावर दोनों में सेम है तो यही पावर ले ली जाएगी, तो एचसीएफ हो गया 13। एलसीएम इक्वल्स टू, तो एलसीएम के लिए आपको बता दें कॉमन फैक्टर की बड़ी पावर लेनी होती है, लेकिन 13 इक्वल, इसलिए 13 लेंगे पहले कॉमन, फिर यहां से 2 बचा और यहां पर 7 बचा। तो एलसीएम में जो कॉमन फैक्टर है उसकी सबसे बड़ी पावर लेकर के बाकी सारे फैक्टर्स का भी प्रोटेक्ट कर लिया जाता है। तो अब अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आता है रिजल्ट 182। अब रिजल्ट वेरीफाई करना है तो पहले हम क्या करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी 26 और 91 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो रिजल्ट देखिए आएगा 2366। अब अगर एचसीएफ 2691 इंटू एलसीएम 2691 इक्वल्स टू, तो एचसीएफ है 13 और ये प्रोडक्ट है 182 एलसीएम, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी आप कर सकते देख सकते हैं 2366 ही आएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो और दोनों के एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट दोनों इक्वल आ रहा है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। इसी तरह से सेकंड पार्ट के लिए 510, तो इसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो सबसे पहले ये किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 से अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा कि 2 2 4 होता है, फिर 5 आ जाएगा। अब ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, 3 8 और ये 3 5 हो जाएगा। 5 से डिविजिबल है 17 आ जाएगा। तो हम इसके बाद जो 92 नंबर है इसको भी डिवाइड फैक्टराइज करके देख लेते हैं। 2 से आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा। 23 itself a prime number, तो 510 can be written as 2 into 3 into 5 into 17 and 92 equals to 2। अब यहां पर 2 बार 2 है तो पावर में आ जाएगा into 23। तो इस तरह से हमने पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया 510 और 92 का। अब इसके बाद हम इसका एचसीएफ और एलसीएम देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो पहले एचसीएफ की बात करते हैं। तो एचसीएफ में कॉमन फैक्टर, तो 2 कॉमन फैक्टर है, लेकिन 2 कॉमन फैक्टर में जो लीस्ट यानी छोटी पावर है वो 2 की पावर 1, तो एचसीएफ कितना होगा 2। अब एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम में कॉमन की बड़ी पावर तो 2 स्क्वायर लिया जाएगा, बाकी जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं दोनों के सबको लिख करके प्रोडक्ट कर लिया जाएगा। तो अब इनका जो प्रोडक्ट आएगा तो आप प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो 23,460 ये रिजल्ट आता है। अब हम यहां पर दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 510 इंटू 92, तो 510 इंटू 92 46,920 रिजल्ट मिलेगा। और अगर इनके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिजल्ट यही आएगा। ये आप रफ पर वर्क जरूर करिए, कैलकुलेशन सीखिए और जरूर करिए। यहां पर हम लोग जल्दी कर रहे हैं क्योंकि टाइम कम है, आप इसको आराम से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। थर्ड पार्ट 336 और 54, तो 336 के लिए फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। 2 168 मिला, फिर इसके बाद 2 से डिविजिबल है 84, फिर 2 से डिविजिबल है
42 3 से आएगा डिविजिबल 1, 54 ले लेते हैं 2, 7, फिर 3 से आएगा 9, 1। अब इसको लिखते हैं 336 लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं यहां पर। तो 336 इक्वल्स टू 2। अब जरा पावर के लिए काउंट करिए 1 2 3 4। तो 2 रेज टू पावर इसको क्या लिखा जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 7, देन राइट 54। 2 एक बार है, 3 1 2 3 3 बार आ रहा है, तो इसको लिखेंगे हम 2 इंटू 3 क्यूब। अब एचसीएफ, तो एचसीएफ के लिए कॉमन फैक्टर को मार्क करते हैं, तो ये भी कॉमन 2 और 3 भी कॉमन, लेकिन एच हाईएस्ट में सबसे छोटी पावर ली जाएगी कॉमन की, तो 2 की पावर 4 और 2 में लीस्ट पावर है 2 की, तो 2 लेंगे। 3 कॉमन है लेकिन इसमें लीस्ट पावर 3 है केवल, तो 3 लेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 आ जाता है। अब एलसीएम की बात करते हैं, लीस्ट छोटा उल्टा लेना है। अब कॉमन में बड़ी पावर, तो 2 की पावर 4, कॉमन में बड़ी पावर 3 की पावर 3, और अनकॉमन जो फैक्टर्स बचता है वो ले लिया। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 27 इंटू 7, और फाइनली अगर इसका प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 3024। अब रिजल्ट वेरीफाई करना है तो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट देख लेते हैं। 336 इंटू 54 ये 18,144 आता है, और एचसीएफ इंटू एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3024, तो ये भी यही सेम 18,144 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करिए। ध्यान से देखिएगा, इस तरह के प्रश्न पूछते जब हैं वो तो दो तरीके से पूछ सकते हैं, या तो यहाँ पर यूज किया जाएगा अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा, या फिर लिख सकते हैं कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय द्वारा। दोनों का उत्तर एक ही होगा, दोनों एक ही बातें हैं। तो अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करिए। इस प्रश्न में अंतर क्या आ रहा है सेकंड वाले क्वेश्चन से, इसमें 3 संख्याएं दी गई हैं, यहां पर भी 3 दी गई, यहां पर भी 3 दी गई। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका वही होगा, हम सबसे पहले 12 का फैक्टर लिखते हैं। तो अब ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 2 में 2 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं। 15 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 5 आएगा, 21 के कर देंगे तो 3 इंटू 7 आ जाता है। अब अगर हम इसका एचसीएफ लें तो अब ध्यान रखिएगा कि जब एचसीएफ या एलसीएम लिया जाएगा तो कॉमन की बात जब हम करेंगे तो तीनों में कॉमन हमें एचसीएफ में देखना पड़ेगा। तो 12, 15 और 21 में देखते हैं क्या कॉमन है, तो 3 तीनों में आ रहा है, इसलिए एचसीएफ हो जाएगा 3, और कोई नंबर तीनों में कॉमन है नहीं। एलसीएम लिखते हैं, तो एलसीएम में पहले कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर तो 3 यहाँ पे तीनों में इक्वल है, इसलिए 3 लिया जाएगा। फिर अब जो यहां से स्टार्टिंग से देखते हैं, जो बच रहा है वो लिखते चलते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, और अब अगर इनका मल्टीप्लीकेशन आप कर देंगे तो हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो इसका रिजल्ट और इंटू मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं 3 इंटू 4 इंटू 5 20 कर दीजिए, इंटू 7 कर दीजिए। और अब अगर इसका आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिल जाएगा 420। तो 420 रिजल्ट आ गया। सेकंड पर आते हैं, ये प्रश्न पहला पार्ट कंप्लीट हो गया क्योंकि आपको केवल एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना था। सेकंड पार्ट पर देखते हैं, तो 17, 23 और 29 ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य नंबर हैं, इसलिए इनका गुणनखंड नहीं हो सकता। इसलिए एचसीएफ क्या लिखेंगे, जब किसी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा तो एचसीएफ हमेशा 1 लिया जाएगा, क्योंकि 1 से ही एक तीनों डिवाइड हो सकते हैं। फिर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में तीनों का प्रोडक्ट ले लीजिए क्योंकि तीनों प्राइम नंबर्स हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रिजल्ट 17, 23 और 29 का 11,339 है। थर्ड पार्ट पर आते हैं, 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं, 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। एचसीएफ तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 1 हो गया। एलसीएम में कॉमन कुछ भी नहीं तो पूरा पूरा सब लिया जाएगा, 2 क्यूब यानी 8, 3 स्क्वायर यानी 9 और ये 25। अब
अगर इनका हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 1800 रिजल्ट मिल जाता है। तो इस तरह से हमने थर्ड क्वेश्चन में देखा कि तीन दिए गए पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये दीजिएगा, दो पूर्णांकों में तो वो रिजल्ट जो हम यूज करते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल, वो केवल दो संख्याओं तक वैलिड है, तीन संख्याओं पर यह नियम लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है एचसीएफ 306 657 इक्वल्स टू 9, तो एलसीएम ज्ञात करना है। अब ये समीकरण जो हम लोगों ने प्रयोग किया था उस समीकरण का यहां पर प्रयोग करेंगे, और वो क्या था कि एचसीएफ 306 657 इंटू एलसीएम 306 657 इक्वल्स टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट। अभी मल्टीप्लाई नहीं करिएगा, नहीं तो लास्ट में दिक्कत आएगी। अब यहां से पहले फाइंड जो करना है उसको लिखते हैं। एलसीएम हमें चाहिए तो उसको लेफ्ट साइड में छोड़ देते हैं, इक्वल्स टू, तो राइट साइड में इन दोनों का प्रोडक्ट के साथ ये डिवीजन में आ जाएगा एचसीएफ 306, 657। अब एचसीएफ की वैल्यू लिख देते हैं यहां पर। तो एचसीएफ गिवन है 9। अब ये कैंसिल कर सकते हैं आप, 34 इंटू 657 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, रिजल्ट 22,338 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर कंप्लीट होता है कि एचसीएफ 306 और 657 इक्वल्स टू 9 था, एलसीएम 306 657 फाइंड करना था। हमने समीकरण लिखा और वहां से एलसीएम का मान ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इस प्रश्न को थोड़ा समझ लेते हैं पहले। ये प्रश्न क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि आप n का कोई भी मान रखिए तो ये जो संख्या मिलेगी उसके यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक पर 0 आएगा या नहीं आएगा। तो यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इकाई के अंक पर 0 यानी यूनिट प्लेस पर 0 केवल तभी मिलेगा जब उस नंबर में के प्राइम फैक्टर्स में 2 तथा 5 दोनों गुणनखंड, दोनों फैक्टर मिलने चाहिए। यानी अगर किसी भी संख्या के प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 2 और 5 फैक्टर दोनों आ जाएं, और इसके अलावा भी बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन 2 और 5 का होना जरूरी है, तभी वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो अगर हमें ये बताना है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा, तो हम करेंगे क्या, हम दी गई संख्या के प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, और अगर उन गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आ जाएंगे तो वो 0 पर समाप्त होगी, और नहीं आएंगे तो फिर 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो अब इस प्रकार से हम लोग ये देखते हैं यहां पर कि अगर 6 की पावर n अगर लिखा जाए तो उसको फैक्टराइज करेंगे तो बेस 6 का फैक्टर 2 और 3 होता है, इसकी पावर n लिख सकते हैं। रूल से इसको 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n लिखा जा सकता है। n का मान कुछ भी हो, 6 के प्राइम फैक्टर या 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर में केवल 2 की पावर n या 3 की पावर n ही आएगा। इसका मतलब 2 तो हमें यहां मिल गया लेकिन 5 नहीं मिला, तो हम यहां पर लिखेंगे कि चूंकि 5 इसका गुणनखंड नहीं है, अतः यह अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो 0 पर एंड होने के लिए प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों का आना जरूरी है। अगर दोनों में से कोई एक आएगा तो नहीं होगा, दोनों के दोनों आने जरूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्याएं की जो परिभाषा थी उसको आप स्पष्ट देख लीजिए। तो भाज्य संख्याओं में ये आया था कि 1 और उस नंबर के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर उसमें मिल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक संख्या को लेते हैं। तो पहले ले लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इसको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, देख सकते हैं 13 दोनों में कॉमन है, 13 कॉमन ले लिया। यहां 7 इंटू 11 यानी 77 बचेगा, प्लस यहां पर 1 बचेगा। इसको लिख लेते हैं 13 इंटू 78। आगे भी फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन यहीं से हम कह सकते हैं कि इसमें
उस नंबर और एक के अलावा और भी प्राइम फैक्टर मिलेंगे, इसलिए ये कैसी संख्या हो जाएगी? भाज्य। 78 को भी आप आगे फैक्टराइज कर सकते हैं, तो ये भाज्य संख्या होगी। इसी तरीके से 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसमें भी आप देख सकते हैं कि 5 कॉमन है दोनों में, तो 5 को कॉमन कर दिया। अब ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 6 4 3 2 1, तो 1008 आएगा, प्लस यहां से 1 बचेगा, तो 5 इंटू 1009। अब आप देख सकते हैं इसमें भी प्राइम फैक्टर्स मिल गए उस नंबर और 1 के अलावा, तो हम ये कह सकते हैं ये भी क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। तो भाज्य संख्या के लिए आपको बस ये करना है कि प्राइम फैक्टर करने हैं और ये बता देना है कि 1 और उस नंबर के अलावा एक कम से कम ऐसा प्राइम फैक्टर और मिलेगा, तो वो भाज्य संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लेते हैं कि दोनों एक ही जगह से एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, तो कितने समय के बाद ये वापस प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यहां पर ये बात ध्यान रखिए, प्रारंभिक स्थान पर, जहां से शुरू कर रहे हैं वहीं पर मिलना है। तो इसके लिए उदाहरण पहले देखते हैं, छोटे से नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इसी प्रश्न में ये दिया होता कि एक वृत्ताकार पथ है और ए स्थान, यहां से दोनों दौड़ना शुरू करेंगे, इस दिशा में दौड़ेंगे, और मान लेते हैं 2 छात्र हैं, एक 3 मिनट में इसका मैदान का पूरा चक्कर लगाता है, दूसरा 4 मिनट में इस मैदान का पूरा एक चक्कर लगाता है। तो अब देखिए, जैसे पहला वाला जब छात्र दौड़ना शुरू करेगा, दोनों एक ही टाइम पे जब शुरू करेंगे, तो ये जो पहला वाला छात्र है वो 3 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाएगा, एक बार घूम गया पूरा, फिर दोबारा घूमने उसको फिर से 3 मिनट लगेंगे, यानी कुल मिनट कितने लग गए? 6। फिर तीसरी बार जब चक्कर लगाएगा तो वो 9 मिनट में पहुंचेगा टोटल, और फिर ये अगर चौथा चक्कर देखें तो वो 12 मिनट के बाद चौथा चक्कर लगा के ए पर वापस आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 15 एंड सो ऑन, इस तरह से आगे जाता है। दूसरा वाला देखते हैं, 4 मिनट के बाद एक चक्कर लगाया, 4 मिनट में दूसरा लगाने के बाद तो वो 8 मिनट कुल समय हो गया, तीसरे चक्कर में टोटल टाइम 12 हो गया, फिर चौथे में 16 एंड सो ऑन, इस तरह से देख सकते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं, इन नंबर्स को ध्यान से देखिए, 3 मिनट बाद ये 4 मिनट बाद, ये 6 के बाद ये 8 के बाद ये 9, ये 12 और ये 12, इन दोनों में जो कॉमन संख्या दिखाई पड़ रही है वो क्या आ रही है? 12। इसका अर्थ क्या हुआ कि स्टार्ट करने के 12 मिनट के बाद दोनों इसी स्थान पर मिलेंगे। वो अलग बात है कि पहला वाला इस दौरान 4 बार घूम चुका है, जबकि दूसरे वाले ने केवल 3 ही चक्कर लगाया है, लेकिन वो 12 के बाद मिलेंगे। इसके बाद फिर से 12 दूनी 24, अगर आप देखें तो 24 मिनट के बाद फिर मिलेंगे, 36 मिनट के बाद फिर मिलेंगे, एंड सो ऑन, इस तरह से होगा। लेकिन जो सबसे कम समय है वो 12 मिनट होगा, 12 मिनट होगा। इसलिए इस प्रश्न को अब हल करते, तो अब आप ध्यान से देखिए इसमें कि इन दोनों में ये जो 12 आया है वो है क्या? ये सारे के सारे 3 के मल्टीपल्स यानी गुणक हैं, ये सारे 4 के गुणक हैं। इनमें कॉमन सबसे पहला कौन सा मिला? 12, इसके बाद 24 एंड सो ऑन मिलता जाएगा। तो इसमें जो सबसे छोटा वाला है वो क्या है? 12। तो ऐसे सबसे छोटे वाले कॉमन मल्टीपल को हम एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। तो अर्थ क्या निकला कि अगर हमें इस प्रश्न को हल करना है तो हमें दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करना होगा। तो अब इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो ये प्रश्न अब आसान हो गया है कि इतने बड़े प्रश्न में आपको करना सिर्फ ये है कि 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम फाइंड करना है। तो उसके लिए हम फिर प्राइम फैक्टराइजेशन पर आ जाते हैं। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा। देखिए, अच्छा, अब इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं 18 और 12 का। तो एलसीएम के लिए रूल क्या था? कॉमन मल्टीपल की बड़ी वाली पावर, तो 2 और 2 स्क्वायर में 2 स्क्वायर, 3 और 3 में 3 स्क्वायर ले लिया जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, 36। इसका मतलब 36 मिनट के बाद ये दोनों प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे।
तरह से ये एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली कंप्लीट होती है, जो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पर आधारित थी।